Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन को टेकअप करूंगा. दिस इज लेक्चर नंबर 48. सबसे पहले स्टूडेंट हम दो टर्म्स को देखेंगे, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं. एक इनका सिंपल मीनिंग मैं आपके सामने टेकअप कर रहा हूं. ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन. ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं. ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन कैन स्यू बट ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कंसिडरेशन स्ट्रेंजर की तरफ से आई है तो वो केस फाइल कर सकता है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता. इन्हीं दोनों पॉइंट्स को अब हम डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. Privity of consideration means stranger to the consideration. So in simple terms, we can say privity of consideration means stranger to the consideration. Consideration may move from promisee or any other person. Consideration या तो promisee की तरफ से आए या किसी और व्यक्ति की तरफ से आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. The consideration may be given by any person who is not the promisee. एक वो व्यक्ति जो कि एक एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिसी नहीं भी है, वो भी कंसिडरेशन को दे सकता है. एज लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस, इट इज इममेटीरियल हु हैज फर्निश्ड इट. जहां तक एक प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन का सवाल है, अगर ये कंसिडरेशन प्रॉमिस के अंदर है तो ये बात मायने नहीं रखती कि वो कंसिडरेशन किसने दी है. वो कंसिडरेशन प्रॉमिसी की तरफ से भी आ सकती है और वो कंसिडरेशन एक स्ट्रेंजर भी दे सकता है. Now the stranger to contract. A stranger to a contract means a person who is not a party to the contract. Stranger to contract means एक वो व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई पार्टी नहीं है. हम जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है और एग्रीमेंट के अंदर दो पार्टीज का होना ज़रूरी है. ये जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है, ये एग्रीमेंट में से कोई भी एक पार्टी नहीं है. सच ए पर्सन कैन नॉट फाइल ए सूट. जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी केस को फाइल नहीं कर सकता. दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Doctrine of privity of contract, it means that rights and obligation arising in a contract exist only between the parties to the contract. Doctrine of privity of contract हमें ये बतलाती है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अधिकार और जिम्मेदारियां उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, अराइज होती हैं, वो सिर्फ उन्हीं पार्टीज के अंदर ही रहेंगी जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं. इट मीन्स सभी अधिकार और जिम्मेदारियां उन पार्टीज को मिलेंगी जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी हैं, ना कि स्ट्रेंजर. एज ए रूल, ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट ग्रांट राइट्स और इम्पोज ऑब्लिगेशंस अराइजिंग अंडर इट ऑन एनी पर्सन एक्सेप्ट द पार्टीज टू इट. जनरल रूल के अकॉर्डिंगली एक वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर है, उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी राइट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी. Only a promisee can compel the promiser to perform the promisee. सिर्फ एक promisee ही promiser को promise को perform करने के लिए compel कर सकता है. If the person, third party is not a promisee, he is not privy to the contract, he is a stranger to the contract. एक वो व्यक्ति जो कि promisee नहीं है, it means कि third person है, वो contract का part नहीं है. वो contract का part ना होने के कारण उसे हम स्ट्रेंजर का नाम देंगे. ही इज ए स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट. और स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी अधिकार या जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी. देयरफॉर द जनरल रूल इज दैट ओनली द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर.
इसलिए एक जनरल रूल बना दिया गया, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज हैं वो ही एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकती हैं, उनके अलावा कोई और केस फाइल नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, if a person is not a party to the contract, that is a stranger to contract, he cannot sue. दूसरे शब्दों के अंदर हम ये भी कह सकते हैं, एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं है, यानी कि वो स्ट्रेंजर है, वो केस फाइल नहीं कर सकता। दिस रूल वाज अफर्म्ड इन डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज के केस के अंदर इस रूल को पक्का कर दिया गया। अब स्टूडेंट, मैं आपके सामने डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी के केस को टेकअप कर रहा हूं। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी इज द प्लेंटिफ। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी इस पर्टिकुलर केस के अंदर आरोप करता है। प्लेंटिफ मीन्स आरोप लगाने वाला। ड्यू एंड कंपनी इज द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी। ड्यू एंड कंपनी डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी की होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है। सेल्फ्रिज एंड कंपनी इज ए रिटेलर एंड डिफेंडेंट। सेल्फ्रिज एंड कंपनी एक रिटेलर है और इस केस के अंदर बचाव पक्ष वाला है, दैट इज डिफेंडेंट। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी द प्लेंटिफ सोल्ड टायर्स टू ड्यू एंड कंपनी द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स on the terms that Dew and Company would obtain an undertaking from retailers that they should not sell below the plaintiff's price list. Dunlop Pneumatic Tire Company ने ड्यू एंड कंपनी, जो कि इसका होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको टायर्स बेचे और टायर बेचते वक्त इस टर्म्स को रखा गया कि ड्यू एंड कंपनी जिन रिटेलर्स को टायर बेचेगी, ड्यू एंड कंपनी उन रिटेलर्स से एक अंडरटेकिंग लेगी कि रिटेलर कंपनी की प्राइस लिस्ट से कम के ऊपर टायर्स नहीं बेचेंगे। ये एग्रीमेंट डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी और ड्यू एंड कंपनी के बीच में हुआ। ड्यू एंड कंपनी सोल्ड सम ऑफ द टायर्स टू सेल्फ्रिज एंड कंपनी द रिटेलर एंड डिफेंडेंट। ड्यू एंड कंपनी ने, जो कि होलसेलर हैं, उन्होंने कुछ टायर्स सेल्फ्रिज एंड कंपनी को बेचे, जो कि एक रिटेलर है और इस केस के अंदर बचाव पक्ष वाला है, डिफेंडेंट है। Who sold tires below the price stated in the price list of the Dunlop Pneumatic Tire Company? ड्यू एंड कंपनी ने एक रिटेलर सेल्फ्रिज एंड कंपनी को अपने टायर्स बेचे। सेल्फ्रिज एंड कंपनी ने उन टायर्स को डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी की प्राइस लिस्ट से नीचे बेच दिया। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी आरोप करता, दैट इज प्लेंटिफ, filed a suit against Selfridge and Company and sought an injunction and claimed damages. Student, injunction means stay order. Damages means to pay compensation in monetary terms. Dunlop Pneumatic Tire Company ने सेल्फ्रिज एंड कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया कि सेल्फ्रिज एंड कंपनी को प्राइस लिस्ट से कम प्राइस के ऊपर टायर बेचने के ऊपर रोक लगा दी जाए। और इसी के साथ साथ डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी ने सेल्फ्रिज कंपनी से कंपनसेशन भी मांगा। सो डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी ने सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर एक स्टे ऑर्डर लगाने के लिए भी कोर्ट को कहा कि इनको टायर बेचने से रोक दिया जाए और इनसे हमें कंपनसेशन मनी की फॉर्म में दिलवाया जाए। द कोर्ट डिसमिस्ड द सूट ऑन द ग्राउंड दैट दो देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डिफेंडेंट एंड ड्यू एंड कंपनी, but the plaintiff was not a party to it and only a person who is a party to a contract can sue on it. कोर्ट ने डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी के द्वारा फाइल केस को डिसमिस कर दिया, ये कह के कि यहाँ पर डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी का डिफेंडेंट कंपनी दैट इज सेल्फ्रिज एंड कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेल्फ्रिज एंड कंपनी के साथ सिर्फ ड्यू एंड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी को केस फाइल करने का अधिकार है तो वो ड्यू एंड कंपनी को है। यहाँ पर डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं है एंड डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी जब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है तो वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल्फ्रिज एंड कंपनी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती। देयरफॉर ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। एक वो व्यक्ति, एक वो पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर है, अजनबी है, थर्ड पर्सन है, वो केस को फाइल नहीं कर सकता। ए पर्सन मे बी ए स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट ही शुड नॉट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ तक कंसिडरेशन का सवाल है, कंसिडरेशन किसी भी स्ट्रेंजर से आ सकती है, लेकिन
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही केस फाइल कर सकता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, ना कि कोई स्ट्रेंजर। Thus, a stranger to a contract cannot sue. Only a person who is a party to a contract can sue on it, but consideration may come from the third person, that is stranger. So, हम यहाँ पर फाइनल ये बात कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई स्ट्रेंजर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आ सकती है, चाहे वो व्यक्ति स्ट्रेंजर ही है। Privity of contract exceptions. Doctrine of privity to contract has some exceptions, whereby those persons who are stranger to the contract, they may sue either of the parties to enforce it. Doctrine of privity of contract के कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है वो किसी भी पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ एक्सेप्शंस के पॉइंट को टेकअप करूंगा। द फर्स्ट वन इज बेनिफिशरीज इन द केस ऑफ ए ट्रस्ट। द सेकेंड वन मैरिज एंड फैमिली अरेंजमेंट्स। द थर्ड वन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। द फोर्थ वन एक्नॉलेजमेंट आर एस्टॉपल। द फिफ्थ वन covenants attached with land. Covenant means conditions. The sixth and the last point is असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। मैं ये 6 पॉइंट्स आपके सामने एक एक करके टेकअप कर रहा हूं। द फर्स्ट पॉइंट इज बेनिफिशरीज इन द केस ऑफ ए ट्रस्ट। क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द ऑथर, दैट इज द क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट, एंड ट्रस्टीज। एक एग्रीमेंट करके ट्रस्ट को क्रिएट किया जा सकता है और ये एग्रीमेंट 2 पार्टीज के बीच में होगा। पहली पार्टी ऑथर, जिसे हम क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट का नाम देते हैं, एंड द सेकेंड इज ट्रस्टी। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट इज दैट पर्सन हु क्रिएट्स द ट्रस्ट, एंड ट्रस्टीज आर द दोज पर्सन जिनके ऊपर एक भरोसा सौंपा गया है कि वो ट्रस्ट के काम को करेंगे। ट्रस्ट के कामों का बेनिफिट जिस पार्टी को मिलेगा, दैट पार्टी इज बेनिफिशरी। बेनिफिशरी ट्रस्ट को क्रिएट करने के एग्रीमेंट के अंदर कोई पार्टी नहीं है। However, the beneficiary is allowed to sue the trustee for the enforcement of trustee's duty. इस ट्रस्ट के काम को चलाने के लिए ट्रस्टीज को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, अगर ट्रस्टीज उन अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल नहीं करते तो बेनिफिशरी उन जिम्मेदारियों को परफॉर्म करने के लिए ट्रस्टीज के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। Let us look at the example. A establishes a trust for the benefit of B and appoints C, D and E as trustee. B can sue C, D and E for the benefits available to him under trust, though he is not a party to the contract. Mr. A इस पर्टिकुलर केस के अंदर इस ट्रस्ट का क्रिएटर है, B यहाँ पर बेनिफिशरी है, C, D and E दे आर दी ट्रस्टीज। इनको ट्रस्ट के काम के लिए अपॉइंट किया है। ये एग्रीमेंट A और C, D, E के अंदर हुआ। यहाँ पर अगर C, D, E जो बेनिफिट्स बी को मिलने चाहिए, अगर ये उनके लिए काम नहीं कर रहे तो मिस्टर बी, चाहे आउटसाइडर है चाहे एक स्ट्रेंजर है, इन दोनों के एग्रीमेंट के अंदर वो सी, डी, ई के खिलाफ केस फाइल करके अपने उन बेनिफिट्स को लेने के लिए कंपेल कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, मैरिज एंड फैमिली अरेंजमेंट्स, वेयर ए प्रोविजन इज मेड फॉर द फर्स्ट maintenance or second marriage of female member of the family on the partition of Hindu undivided family. The female member, though not a party to the contract, have the right to enforce the contract. एक पर्टिकुलर केस के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो रहा है। यहाँ पर मेल मेंबर्स ने फीमेल मेंबर्स की मेंटेनेंस के लिए या मैरिज के लिए एक प्रोविज़न बना दिया। ये एग्रीमेंट मेल मेंबर्स के बीच में हुआ है। एक फीमेल मेंबर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर पार्टी नहीं है, लेकिन वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी रूप में लागू करवा सकती है। मैं इसके लिए एक केस को टेकअप कर रहा हूं, शिपू अमल वर्सेस सुब्रमण्यम। On the partition of Hindu undivided family HUF, the two brothers A and B agreed that
they would jointly in equal share invest money and give the income on such an investment to their aged mother. एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर पार्टीशन में दो ब्रदर ए और बी इन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसके अंदर इन्होंने जॉइंटली इस बात के लिए एग्री किया कि ये कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम आएगी ये अपनी बूढ़ी मदर को पे करेंगे. Though the mother is not a party to the contract, yet she can compel her sons A and B to invest the money and give its income to her. इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये एग्रीमेंट दो ब्रदर्स के बीच में हुआ ए एंड बी. जबकि मदर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, फिर भी ये अपने दोनों बच्चों को ए और बी को कंपेल करके उन्हें कह सकती है कि मेरे हिस्से की मनी को इन्वेस्ट किया जाए और उसके ऊपर की इनकम मुझे दी जाए. The third point, contract entered into through an agent. Contracts which are entered into through an agent can be enforced by the principal. वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एजेंट ने कुछ लोगों के साथ किए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रिंसिपल चाहे तो लागू करवा सकता है, चाहे प्रिंसिपल उन एग्रीमेंट्स के अंदर एक थर्ड पर्सन ही क्यों नहीं है. Mr. A is an agent working on behalf of his principal Mr. P. मिस्टर ए एक एजेंट है और ये एक प्रिंसिपल मिस्टर पी के बिहाफ पर काम कर रहा है. मिस्टर ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर सी फॉर द सेल ऑफ सर्टेन गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पी. मिस्टर पी के बिहाफ पर मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ कुछ गुड्स को बेचने का एग्रीमेंट किया. लेटर ऑन मिस्टर सी रिफ्यूजेस टू पे टू मिस्टर पी. बाद में मिस्टर सी ने पी को पैसे देने से इनकार कर दिया. Mr. P, though he is not a party to this contract, but gets right to sue upon Mr. C for the recovery of the sale price. Mr. P, जो कि एक प्रिंसिपल है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी कानूनी रूप में उसको अधिकार मिलता है कि वो सी के खिलाफ केस फाइल करके अपने सेल प्राइस को रिकवर कर सकता है. So, in this case, principal is not a party to the contract, but still he can enforce this contract against Mr. C. The fourth point, acknowledgement or estoppel. When a party to the contract has admitted liability to the third party, that party shall be estopped from denying his liability to the third party later. जब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थर्ड पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को एडमिट कर लिया है, तब इस पार्टी को रोक दिया जाएगा ये कहने के ऊपर कि उसको थर्ड पार्टी को पे करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है. इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक केस ले रहा हूं, देवा राजा वुड्स वर्सेस रामाकृष्णय्या. मिस्टर ए सोल्ड ए हाउस टू मिस्टर बी फॉर ₹20 lakhs and left a part of the sale price ₹2 lakhs in the hands of Mr. B, desiring him to pay this amount to Mr. C, who is the creditor of Mr. A. मिस्टर ए ने अपना घर 20 लाख रुपए में बी को बेचा और बी के हाथ में उसने 2 लाख रुपया रहने दिया. मिस्टर बी को ये कहा कि ये 2 लाख रुपया वो मिस्टर सी को पे कर दे. मिस्टर सी मिस्टर ए का एक क्रेडिटर है और मिस्टर ए ने मिस्टर सी को ये अमाउंट पे करना है. मिस्टर बी को ये कहा गया कि ये अमाउंट 2 लाख रुपए का तुम सी को पे कर देना. Mr. B made part payment of ₹1 lakh to Mr. C, promising to pay the balance ₹1 lakh in near future. Mr. B ने उस 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की पेमेंट सी को कर दी और उसे एक प्रॉमिस दे दिया कि वो बहुत जल्द बाकी का 1 लाख रुपया भी सी को दे देगा. बट मिस्टर बी फेल टू पे द अमाउंट ऑफ ₹1 lakh टू मिस्टर सी. लेकिन बी ने मिस्टर सी को वो 1 लाख रुपया नहीं पे किया. मिस्टर सी sued him for the recovery of ₹1 lakh. मिस्टर सी ने 1 लाख रुपया बाकी का रिकवर करने के लिए बी के खिलाफ केस फाइल कर दिया. It was held that Mr. C was entitled to sue Mr. B for recovering the balance amount. कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि मिस्टर सी को इस बात का अधिकार है कि वो बी से अपना बैलेंस अमाउंट रिकवर कर सकता है, जबकि ओरिजिनली सी को ये पैसा ए ने देना था. लेकिन जब मिस्टर बी ने अपने ऊपर इस लायबिलिटी को मान लिया, अब मिस्टर बी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सी को ये पैसा दे. मिस्टर बी को
ये बात कहने से रोक लगा दी जाएगी इस केस के अंदर मिस्टर सी की तरफ से उसे कुछ नहीं मिल रहा। मिस्टर बी ने एक्नॉलेज किया है, इस बात को एडमिट कर लिया, इस बात को मान लिया कि ये पैसा सी को देना है और उसने 2 लाख में से 1 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर दिया है। बाकी का बैलेंस 1 लाख रुपए को रिकवर करने के लिए सी को कानूनी रूप में यह अधिकार मिल जाएगा कि वो बी के खिलाफ केस फाइल कर दे। सो मिस्टर सी ने बी के खिलाफ केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने डिसीजन दिया सी को ये 1 लाख रुपया लेने का अधिकार है। 5th point, covenants attached with land. Covenant means conditions attached with land. When a charge, that is a right, is created on certain specific immovable property in favor of certain person, such charge is enforceable by the beneficiary and title. इसके लिए स्टूडेंट मैं आपके सामने केस को टेकअप कर रहा हूं, स्मिथ एंड स्नाइप्स हॉल फार्म लिमिटेड वर्सेस रिवर डगलस कैचमेंट बोर्ड। यहां पर मैं एक हाउसिंग बोर्ड की बात करूंगा जो कि डिफेंडेंट है। द बोर्ड डिफेंडेंट हैड एग्रीड विद द लैंड ऑनर्स adjoining a river to improve the river banks and to maintain them in good condition. बोर्ड ने लैंड ऑनर्स जिनकी ज़मीन रिवर के साथ टच करती है उनके साथ एक एग्रीमेंट किया कि ये बोर्ड उस रिवर के किनारों को मजबूत करेगा और उन्हें गुड कंडीशन में रखेगा सो दैट इन घरों के अंदर उस रिवर का पानी ना आ सके। स्टूडेंट, इन सिंपल टर्म्स, बोर्ड इस रिवर के किनारे के ऊपर एक बांध बना देगा और उस बांध को मेंटेन करेगा ताकि इन लैंड ऑनर्स के घरों के अंदर फ्लड का पानी ना आ सके। द बोर्ड एंड द लैंड ऑनर्स वर टू शेयर द एक्सपेंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिवर बैंक्स। रिवर के किनारे के ऊपर ये जो बांध बनाया जाएगा उसका खर्चा बोर्ड और लैंड ऑनर्स मिल के शेयर करेंगे। सब्सिक्वेंटली वन ऑफ द लैंड ऑनर सोल्ड द लैंड टू एस। बाद में एक लैंड ऑनर ने अपनी लैंड एस को बेच दी। यहां पर अब एस प्लेंटिफ आरोपकर्ता बन जाएगा। द बोर्ड निग्लेक्टेड इन द मेंटेनेंस ऑफ रिवर बैंक्स। बोर्ड ने रिवर बैंक्स को मेंटेन करने के अंदर, उस बांध को मेंटेन करने के अंदर अनदेखी करी। द रिवर बैंक्स बस्ट एंड लैंड वाज फ्लडेड। ये रिवर के ऊपर बनाया गया बांध टूट गया और ये लैंड फ्लडेड हो गई। द न्यू ऑनर एस सूड द बोर्ड फॉर डैमेजेस। जिस नए ऑनर ने इस जमीन को परचेज किया था उसने बोर्ड के ऊपर डैमेजेस का केस फाइल कर दिया, मुझे कंपनसेशन दिया जाए। इट वॉज हेल्ड दैट द न्यू ऑनर दो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोर्ड एंड द ओल्ड ऑनर वॉज एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन। इस केस के अंदर कोर्ट ने डिसीजन दिया, चाहे यहां पर पुराना कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड और ओल्ड ऑनर के बीच में था, लेकिन न्यू ऑनर चाहे एक स्ट्रेंजर है उसे कंपनसेशन लेने का अधिकार है। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर केस को यहां पर देखिएगा। हमारे पास कुछ यहां पर घर बने हुए हैं। ये घर एक रिवर की साइड पे हैं। रिवर के ऊपर बांध बनाने का जिम्मेदारी एक हाउसिंग बोर्ड ने ली और इस बोर्ड ने इन मेंबर्स को ये कहा कि वो इस पर्टिकुलर बांध को मेंटेन करेंगे गुड कंडीशन के अंदर सो दैट रिवर का पानी फ्लड की फॉर्म के अंदर इन घरों में ना आ जाए। एक ओल्ड हाउस ऑनर ने इस अपने घर को एस को बेच दिया। इसके बाद बोर्ड ने बैंक को मेंटेन करना बंद कर दी। विद द रिजल्ट रिवर का पानी फ्लडेड फॉर्म के अंदर इन घरों के अंदर आ गया। नए ऑनर एस ने बोर्ड कि मुझे कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन बोर्ड ने कंपनसेशन देने से इनकार कर दिया, ये कह के कि उनका नए हाउस ऑनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नए हाउस ऑनर ने बोर्ड के खिलाफ केस फाइल किया। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बोर्ड को कंपनसेशन न्यू हाउस ऑनर को देना पड़ेगा। यहां पर न्यू हाउस ऑनर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं था। ये कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड के अंदर और ओल्ड हाउस ऑनर के अंदर था, लेकिन न्यू हाउस ऑनर एक बेनिफिशियरी है और उसे इस बात का अधिकार दे दिया गया कि वो बोर्ड से कंपनसेशन को प्राप्त कर सकता है। दो ही इज ए बेनिफिशियरी नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल ही कैन फाइल ए सूट इन दिस केस अगेंस्ट द बोर्ड। 6th point, असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की फेवर के अंदर कुछ अधिकारों को ट्रांसफर कर देना। द टर्म असाइनमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ ए पर्सन to another person
and it may be voluntary assignment or assignment by operation of law. असाइनमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ अधिकार एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जो व्यक्ति अधिकारों को ट्रांसफ़र करता है वो असाइनर कहलाता है, और जिस व्यक्ति को ये अधिकार ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो व्यक्ति असाइनी कहलाता है। असाइनमेंट दो प्रकार से हो सकती है, वॉलंटरी असाइनमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन केस ऑफ वॉलंटरी असाइनमेंट, एन असाइनी कैन sue upon the contract for enforcement of his rights. फॉर एग्जाम्पल, असाइनी ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट। एक असाइनी जिसको कि कुछ अधिकार मिले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओरिजिनल पार्टीज के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉमिसरी नोट के ऊपर असाइनी जिसको कि फर्दर प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफ़र किया गया है उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो प्रीवियस पार्टीज के खिलाफ केस फाइल करके अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। इन केस ऑफ असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, द ऑफिशियल असाइनी on the insolvency of a person can sue on the contract even though originally he was not party to it. असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के केस के अंदर ऑफिशियल असाइनी किसी व्यक्ति की इंसॉल्वेंसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, चाहे ऑफिशियल असाइनी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओरिजिनली पार्टी नहीं है। Therefore, an assignee is entitled to exercise all rights which could have been exercised by the assigner previously. इसलिए हम ये कहते हैं कि असाइनी को वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो पहले असाइनर को प्राप्त थे। Even though the assignee was not a party to contract as originally made, चाहे ये असाइनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट को ओरिजिनली बनाया गया। अब स्टूडेंट, मैं आपके सामने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन को समरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। Doctrine of privity to contract has some exceptions whereby those persons who are stranger to the contract may sue either of the party to enforce it. Doctrine of privity of contract की कुछ exceptions हैं जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर भी है तो भी वो दोनों में से किसी पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। इसके अंदर हमने इन पॉइंट्स को स्टडी किया। फर्स्ट वन, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ए ट्रस्ट। द सेकेंड वन, marriage and family arrangements. The third one, contracts entered into through an agent. The fourth one, acknowledgement or estoppel. The fifth point, covenants attached with land. The sixth point, assignment of rights under a contract in favor of third party. Student, I hope that now the privity of contract and their exceptions will become easy for you to understand. Thank you very much.